हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। इस बेसिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जितनी भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी या इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आया तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी गई है वो कब सिंगुलर होगी? जब उसका मॉड इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वो 0 के बराबर है तो वो मैट्रिक्स जो दी गई है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट या मॉड किसके बराबर हो? नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। वह मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम की बात करते हैं। हम कुछ इक्वेशंस को मान लेते हैं, जैसे a11x प्लस a2y प्लस a13z इक्वल टू d1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू d2। नेक्स्ट एक हम इक्वेशन मान लेते हैं a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू d3। स्टूडेंट्स, हम इतने ही नंबर मानेंगे क्योंकि हमारे पास जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। बेटा हमारी एक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म होती है ax इक्वल टू v, जहाँ a होता है मैट्रिक्स जो हमें कोफिशिएंट दिए गए हैं उनकी मैट्रिक्स, x जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी मैट्रिक्स, और v जो कांस्टेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उनकी मैट्रिक्स बनती है। अगर हम यहाँ से a की बात करें तो a क्या बन जाएगी? जो इनके x y z के जो कोफिशिएंट हैं उनकी मैट्रिक्स क्या होगी? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x जो इसके वेरिएबल हो जाएंगे x y z कॉल्ड वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है। b जो इसके कांस्टेंट हैं d1 d2 d3 कॉल कांस्टेंट कॉलमन मैट्रिक्स। राइट स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास कोई एक ये सिस्टम दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशंस तो आप लोग जानते हैं, वह इक्वेशन जिनकी पावर 1 होती है। ठीक है, अब उन इक्वेशंस को हमने इस मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज किया है और देखा है। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस लिखते हैं। देखिए नंबर 1 कुछ नोट हैं। इफ़ v इक्वल टू 0, अगर v इक्वल टू 0 है तो जो इक्वेशंस होंगी यानी कि जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? होमोजीनियस।
स्टूडेंट्स समझ रहे हैं? अगर जो b की वैल्यू है वो 0 के बराबर है तो हमें जो सिस्टम दिया गया है वो होमोजीनियस सिस्टम होगा, नंबर 1 में। सेकंड कंडीशन की बात करें तो इफ़ b नॉट इक्वल टू 0 तो जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? एक सी मैट्रिक्स होती है जो ए रेशियो बी, यानी कि हमने जो अभी सिस्टम निकाला था उसमें ए और जो ए मैट्रिक्स ए थी और मैट्रिक्स बी थी उनका रेशियो होता है। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं A11, A12, A13, D1, A21, A22, A23, D2, A31, A32, A33, D3। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए होती है और मैट्रिक्स बी उन दोनों के रेशियो से मिलकर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। अब इसी में हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में आप देखिए क्या होता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें दिए गए सिस्टम से कोई सलूशन ना मिले। नो हैव नो सॉल्यूशन कॉल्ड इनकंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। वह सिस्टम जिसका कोई सलूशन ना हो उसे हम इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम कैसे कहते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, कंसिस्टेंट सिस्टम वह सिस्टम जिसमें एक या यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। वह सिस्टम जिसमें यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नोट में लिख लीजिए, जो होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो हमेशा ही कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है, ये आपके लिए है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मेथड ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम को कैसे हल करते हैं उसके मेथड के बारे में हम बात कर लेते हैं। हम लोगों ने कोई एक मैट्रिक्स मान ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। x की वैल्यू हमने मान ली x, y, z। एक कोफिशेंट की मैट्रिक्स v इक्वल टू ले ली D1, D2, D3 और इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, ax इक्वल टू b की, राइट स्टूडेंट्स। हम इसका सबसे पहला मेथड है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करें। वाई दिस रूल, स्टूडेंट्स, दिस रूल x अपॉन मॉड ऑफ a1 इक्वल टू y अपॉन मॉड ऑफ a2 इक्वल टू z अपॉन मॉड ऑफ
A3 इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A। इसकी अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ A1 अपॉन मॉड ऑफ A। y की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ A2 अपॉन मॉड ऑफ A। z की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ A3 अपॉन मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मॉड ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि मॉड ऑफ A क्या है, मॉड ऑफ A2 क्या है, मॉड ऑफ A3 क्या है। चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। जो ये होगा मॉड ऑफ AI इज रिप्लेसिंग ith ऑर्डर कॉलम ऑफ कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो हम इसको रिप्लेस करेंगे ith ऑर्डर ith ऑर्डर को रिप्लेस कर देंगे जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसके साथ में। देखिए मैं A1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, मॉड ऑफ A1 की वैल्यू की बात करें तो मॉड ऑफ A1 की जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो हो जाएगी A1। हमारा जो ith 1 ऑर्डर के लिए है तो हमारी जो कॉलम 1 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इसका जो हो जाएगा डिटरमिनेंट D1, D2, D3, A12, A13, A22, A23, A32, A33। इसी तरह से नेक्स्ट हम A2 के लिए जब करेंगे तो कॉलम नंबर 2 हमारा रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पे हमें मैट्रिक्स B के कोफिशिएंट आ जाएंगे। जब मॉड ऑफ A3 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो जो हमारा कॉलम नंबर 3 है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे D1, D2, D3 आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड की हम बात करें, क्या होता है Ax इक्वल टू B। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना होता है इन सिस्टम्स में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन AB। तो x की जो A इन्वर्स V, A इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A इंटू B। इससे यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हम देखिए क्रेमर्स रूल भी तभी लगेगा जब नॉट इक्वल टू 0 होगा। इन्वर्स मेथड को भी तभी हम लगा सकते हैं जब मॉड A नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट थर्ड जो मेथड है हमारा वो है जनरल मेथड और रैंक मेथड। ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। हम इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे मोस्टली इसी मेथड की हेल्प से करेंगे, क्योंकि ये हर जगह क्रेमर्स रूल और इन्वर्स मेथड अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये मेथड हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हमें जो मैट्रिक्स दी जाएगी, एक मैट्रिक्स A हमने जो भी मानी थी, B मानी थी और X मानी थी, इसमें हमें एक ऑगुमेंटल मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी जो C होगा A रेशियो B। इससे के बाद इसमें क्या होगा, जब इन दोनों को हल करेंगे और इसमें कुछ ऑपरेशन लगाएंगे और इसको एज ए कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सैलन फॉर्म में। सैलन फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा कि सैलन फॉर्म क्या होती है। सैलन फॉर्म में इस आर्गुमेंटल मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से हमें 3 केस मिलेंगे। हेयर अराइज 3 केसेस। नंबर केस 1 होगा, केस नंबर 1 क्या होगा, व्हेन EA इक्वल टू नॉट इक्वल टू EC। EA क्या होगा कि जो हमारी रैंक है वो मैट्रिक्स A की कितनी है और EC इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, फंक्शन होगा इनकंसिस्टेंट, यानी कि हैव नो सॉल्यूशन एंड फंक्शन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। राइट स्टूडेंट्स। जो अगर A की रैंक और C की रैंक दोनों की रैंक बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन का कोई सलूशन नहीं होगा और वो जो फंक्शन होगा वो यानी कि जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सेकंड कंडीशन है
when EA equal to EC equal to number of वेरिएबल, ठीक है, हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर हम रैंक ए की निकालें और रैंक बी की, दोनों की रैंक के जो हैं वो ए और सी की रैंक बराबर आ जाती हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि कितने वेरिएबल दे रखे गए हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दे रखे गए हैं। अगर हमारे पास जो सिस्टम था ए वो 3 वेरिएबल्स के लिए था, अगर ए की रैंक भी 3 आ जाती है, सी की रैंक भी 3 आ जाती है, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 3 3 हो गए, तो नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए, तो वो फंक्शन के कुछ लिमिटेड यूनिक सोल्यूशन होंगे और जो फंक्शन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है नंबर 3, when EA equal to EC less than number of variable have infinite solution, सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ए की रैंक और सी की रैंक बराबर है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो जो सिस्टम होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा और वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेलन की, क्या होती है सेलन फॉर्म, राइट स्टूडेंट। देखिए सेलन फॉर्म के लिए हम A11 A12 A13 A14 0 B22 B23 B34 0 0 C, चाहे हम लोग ए के रूप में ही ले लें, A33 A34 0 0 0 A44, या हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स होती है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी कि सेलन फॉर्म में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ही सेलन फॉर्म कहते हैं। इसकी मैट्रिक्स की बात, अगर हम रैंक की बात करें तो जो रैंक होगी वो होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हम इसमें ये देखते हैं, ये बहुत आसान है रैंक को फाइंड करने के लिए। क्या है, हमें इसमें ये देखना होता है कि इसके जो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है कि डायगोनल के बिलो के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हमें जीरो बनाना है, राइट स्टूडेंट्स। जब हम इन्हें जीरो बनाएंगे तो इसमें जितनी नॉन जीरो रो होंगी उतनी ही उसकी, नॉन जीरो का मतलब जिसमें सभी में जीरो ना हो, ठीक है, जितनी होंगी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 1 2 3 चारों नॉन जीरो हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, ये भी सभी में है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 4। इन केस अगर यहाँ पे ये जीरो होता तो इसकी रैंक हो जाती 3, ये भी सारे जीरो होते तो इसकी रैंक हो जाती 2, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने जो आज का बेसिक पढ़ा है, इसी बेसिक को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये बेसिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू।